दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ पूरी दुनिया में अपनी स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए पहचानी जाने वाली स्पोर्ट्स कारों में सबसे आगे इटली की प्रमुख कार निर्माता कंपनी फेरारी की, जिसका निर्माण एंजो फेरारी ने साल 1939 में की थी। और तब से लेकर अब तक दिन ब दिन इस कार की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और फेरारी की कारें खरीदना आजकल हर कार प्रेमी का सपना होता है। तो ऐसे में शायद आप इस कार कंपनी के बैकग्राउंड को जानना भी जरूर पसंद करेंगे और मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो देखनी ही चाहिए, क्योंकि फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी की लाइफ स्टोरी आपको जरूर मोटिवेट करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी 1898 से, जब इटली के शहर मोडेना में एंजो फेरारी का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें कारों का बहुत शौक था और इसीलिए 10 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ कार रेस देखने गए और तभी उन्होंने निश्चय किया कि वे बड़े होकर रेसिंग ड्राइवर बनेंगे। और फिर उसके बाद से भी वह बहुत सारे कार रेसिंग इवेंट्स में जाते रहे। आगे चलकर उन्होंने मोडेना कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर फायर ब्रिगेड वर्कशॉप के एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने लगे। लेकिन जॉब शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए उन्हें इटालियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। और फिर इसी बीच 1916 में उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब वाइड स्प्रेड इटालियन फ्लू के चपेट में आने से उनके भाई और पिता की मृत्यु हो गई। और फिर उनके परिवार की आर्थिक हालत भी बेहद ही खराब होती चली गई। इसीलिए वर्ल्ड वॉर से लौटने के बाद फेरारी फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए और फिर उन्होंने जानी मानी कार कंपनी फिएट में अप्लाई किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद उन्हें इटली के शहर तुरीन के एक मोटर कंपनी में टेस्ट ड्राइवर के तौर पर नौकरी मिल गई। एक्चुअली फेरारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पढ़ाई तो कभी भी नहीं की थी, लेकिन कारों का जबरदस्त शौक होने की वजह से उन्हें नॉलेज बहुत था। और फिर 1919 में उनके जज्बे और टैलेंट को देखते हुए उन्हें रेसिंग कार ड्राइवर के तौर पर प्रमोट किया गया। और इसी के साथ फेरारी के बचपन का सपना भी पूरा हुआ और उन्होंने अगले कुछ सालों तक बहुत सारे रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उनमें से बहुत से जीते भी। लेकिन 1925 में अपने एक साथी ड्राइवर के मौत के बाद वह डरे डरे रहने लगे और कार रेस से भी उनका मन हटने लगा। आखिरकार 1932 में अपने बेटे के जन्म के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया और फिर अल्फा रोमियो कार कंपनी में मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखने लगे। लेकिन आगे चलकर इस कंपनी के साथ उनका विवाद हो गया और फिर उन्होंने 1939 में अपनी खुद की कंपनी खोली, जिसका नाम था ऑटो एवियो कॉस्ट्रोजियोनी, जो दूसरी कार रेसिंग टीम्स को पार्ट सप्लाई करने का काम करती थी। एक्चुअली एंजो फेरारी शुरू से ही अपनी कंपनी का नाम फेरारी रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्फा रोमियो कंपनी छोड़ा था उस समय कंपनी का एग्रीमेंट था कि अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो अगले 4 साल तक कंपनी का नाम फेरारी नहीं रख सकते। और फिर कंपनी शुरू करने के बाद उनका कामकाज कुछ खास नहीं बढ़ सका, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। और फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद 1946 में उन्होंने अपने कंपनी के लिए कार डिजाइन करने की शुरुआत की और फिर 1947 में पहली बार फेरारी ने अपने नाम के साथ फेरारी 125 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और उनके द्वारा बनाए हुए कार आगे चलकर रेस में भी पार्टिसिपेट करने लगे। और फिर 1951 में फेरारी कंपनी ने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीता। बस यहाँ से इस कंपनी को सभी लोग जानने पहचानने लगे और फिर इसके बाद से एंजो फेरारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके द्वारा बनाए गए कारों की बिक्री लगातार बढ़ती रही। और आज के समय में स्पोर्ट्स कारों की गिनती में फेरारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है और इसकी डिज़ाइन और स्पीड के आज सभी लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने, फेरारी ने कितने निचले स्तर से शुरुआत की। उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको भी अपने जीवन में कुछ कर गुजर